The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 167 में आपका स्वागत है। और आज हम लगातार 167वें दिन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, एक नए मेहमान के साथ, एक नए कार्यक्रम में, एक नए बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन। तो मित्रों, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनसे हम तारुफ कुछ ही देर में आपका कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस लंबी यात्रा में आपने हमारा लगातार साथ दिया, हमारे साथ बने रहे। और दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं, उनकी टिप्पणियां आ रही हैं लगातार। तो मैं अब आपका परिचय करा रहा हूं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मनोरथ दहल साहब से, जो सिक्किम में हैं। दहल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द टीचर शो में, हमरो कार्यक्रम में स्वागत है हुजूर। नमस्कार, नमस्कार हजूर। और सभी साथियों, मित्रों और हमारे जैसे आप लोगों ने इस प्रोग्राम में हमको बुलाया। हम कहाँ एक सिक्किम के एक छोटे राज्य में रहते हैं, वो भी एक शिक्षक के रूप में अभी प्रशिक्षक है। तो आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और सिक्किम राज्य से आप सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रजनीकांत शुक्ला जी आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके परम मित्र और हमारे हम सबके धन्यवाद जी। शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरीश चंद्रा जी जुड़ चुके हैं, वो भी सबका स्वागत कर रहे हैं। नवनीत चौधरी विदेश जी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय सर हैं, जितेंद्र जोशी जी हैं, मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी हमारे जो को होस्ट हैं, उनके नेट की आज प्रॉब्लम है, इसलिए वो अभी तक हमारे पास नहीं आ पाए हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करूंगा फिर से एक बार। और चूंकि आप और हम, आप गंगटोक में इस वक्त बैठे हुए हैं और मैं नैनीताल में बैठा हूँ हल्द्वानी में, दोनों हम पहाड़ी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मुझे तीन बार कम से कम सौभाग्य मिला है गंगटोक और सिक्किम आने का। तो मुझे कभी भी कोई अंतर नहीं नजर आया सिक्किम में और उत्तराखंड में, अगर मैं भौगोलिक परिस्थितियों की बात करूं, सांस्कृतिक वातावरण की, पर्यावरण की, इन सब की बात करूं तो। हाँ जी। तो हमारा सर इस शो का एक परंपरा है कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने मेहमान के जो परिचय है उसके साथ करते हैं। और साथ ही हम एक और इसमें हमारा सेगमेंट है सवाल जवाब का सेगमेंट, जो उसके साथ करते हैं। तो जो दर्शक हमारे सवाल का सही जवाब देते हैं उन्हें माया ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से बहुत खूबसूरत सा चश्मा हम पुरस्कार के रूप में देते हैं सर। तो सवाल हमारा जो एक्सपर्ट हमारे हैं,
हमारे एक्सपर्ट हैं गिरीश जोशी सर, वो सवाल भेजते हैं। तो आज का सवाल उन्होंने भेजा है मित्रों, मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, और जो भी इसका सही जवाब देंगे उनको एक खूबसूरत सा चश्मा मैं ऑप्टिकल हल्द्वानी की ओर से दिया जाएगा। तो प्रश्न है कि वह कौन सा कलाकार है, ये सबके लिए प्रश्न है जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं पूरी दुनिया भर से इस शो को। वह कौन सा कलाकार है, वो कौन कलाकार हैं जो 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर महानगर की तरफ आए, ढाबों, होटलों, दुकानों के बरामदों और सड़क फुटपाथ के किनारे उन्होंने रातें बिताई, घर घर जाकर वीडियो कैसेट्स और कुरियर का सामान डिलीवर किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यह स्टंट राइडर, डीजे असिस्टेंट और एंकर भी रहे। इन्होंने फर्नीचर भी बनाया, और अब कुछ कुछ सफलता मिलने के बाद चाय की दुकान भी खोलने की चाहत रखते हैं, जहां फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जायकेदार चाय पिला सकें। हम किन कलाकार की बात कर रहे हैं? बड़ा रोचक सवाल है सर, बहुत बहुत जानदार सवाल है। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि स्क्रीन पर भी वो लाइव है कि वह कौन से कलाकार हैं जो 16 साल की उम्र में अपना आवास, अपना घर छोड़कर महानगर की तरफ आए, ढाबों, होटलों, दुकानों के बरामदों और सड़क के फुटपाथ के किनारे उन्होंने रातें बिताई, और घर घर जाकर वीडियो कैसेट्स और कुरियर का सामान डिलीवर किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यह स्टंट राइडर, डीजे असिस्टेंट और एंकर भी रहे। इन्होंने फर्नीचर भी बनाया, और अब कुछ सफलता मिलने के बाद चाय की दुकान भी खोलने की चाहत रखते हैं, जहां फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जायकेदार चाय पिला सकें। हम किन की बात कर रहे हैं, ये आपने जवाब देना है, और जो सबसे पहले मित्र इस सवाल का सही जवाब देंगे उन्हें एक बहुत खूबसूरत चश्मा माय ऑप्टिकल्स की ओर से भेंट स्वरूप भेजा जाएगा। तो फटाफट जवाब दीजिए और इनाम जीतिए। आज बहुत दिनों बाद जोशी सर ने सवाल भेजा, हम जोशी सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो चलते हैं दहल साहब के पास फिर से। दहल साहब, हिंदुस्तान में लोग एक ही दहल को जानते हैं, और आप समझ रहे हैं मैं किन दहल साहब की बात कर रहा हूँ। तो आपका कोई उनसे भी कोई कनेक्शन है क्या? हाँ जी। जो हमारे नेपाल के दहल साहब हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अच्छा, प्रचंड। पुष्प कमल जी, प्रचंड साहब। पुष्प कमल जी जैसे हम लोग एक ही कास्ट के हैं, जी, लेकिन इतना नजदीकी रिश्ता अभी तक नहीं रहा, लेकिन अच्छा हम नजदीक से उसको जानते हैं। सिक्किम एक दो बार उसका आना हुआ था, तो अच्छा हम मिले थे। और जब हम स्कूल को छोड़ करके जब हम SCRT में आ गए थे, उन्हें मेरे लिए कुछ बधाइयां भेजे थे उन्होंने। बस इतना अच्छा, क्या संबंध बात है है। सर, क्या बात है सर, क्या बात है। तो आप एक तरह से हम दो देशों की मैत्री को भी मजबूत कर रहे हैं, भारत और नेपाल की हाँ मैत्री जी, को। और हाँ जी, वैसे हाँ तो ये जी, मैत्री अटूट है, और मुझे उम्मीद है कि और मजबूत रहेगी आप सबके, हम सबके प्रयासों से। मैं भी इधर नेपाल हाँ बॉर्डर जी, में ही हूँ सर, जहाँ पर मैं बैठा हूँ। हाँ जी, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर नेपाल है। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, हम हाँ नेपाल जी, पहुंच जाते हैं। हाँ जी। तो ओह, सिक्किम अच्छा। से भी नेपाल पास में है। मैं नेपाल के पूर्व में हूँ, हाँ जी, और मैं पश्चिम में हूँ, आप पूर्व में, इतना ही अंतर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम चाहेंगे सर आपका परिचय, जो शिक्षा जगत में आपका आना हुआ, कैसे आप एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आपने अपने करियर की शुरुआत की, आपकी पढ़ाई लिखाई, और फिर आप SCRT में असिस्टेंट प्रोफेसर तक भी पहुंचे। तो उस यात्रा के बारे हाँ में हम जी। संक्षिप्त में आपसे सुनना चाहेंगे सर। नहीं, अब खास बात ये थी जी कि जब हम क्लास 10 पास करने के बाद मैंने ICSC एक प्राइवेट स्कूल से किया था, जी जी। तो उसके बाद मैंने एक प्राइमरी टीचर बनने की मैंने सोच लिया था, और हो भी गए। वाह। और उसके बाद मैंने 1989 से 2000 तक मैंने प्राइमरी टीचर की जो कार्यभार थी, 2-3 स्कूलों में मैंने ऐसे समय एकदम अच्छी तरह बिताए। तो उसके बाद मुझे ग्रेजुएट टीचर होने का मौका मिला, तो वाह। हम ऐसे ही क्लास 12 पास किया, और नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएशन हुआ। और उसके बाद हम जब ग्रेजुएट टीचर बने आर्ट्स में, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले अंग्रेजी में MA कर लिया। उसके वाह। बाद नेपाली में भी फिर मैंने MA कर लिया हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे BEd करना है, तो मैंने BEd भी अपने इग्नो, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो सिक्किम सरकार और इग्नो से एक MOU साइन हुआ था,
तो उसी के तहत हम लोगों को बीएड करने का मौका मिला। तो उसके बाद मैंने बीएड करने के बाद फिर एमए एजुकेशन कर लिया। तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं एमएड कर लूं, और एमएड भी हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कम से कम अब ग्रेजुएट टीचर से लेक्चरर बनना है, और 2009 को मैं फिर बीएड कॉलेज, सिक्किम सरकारी बीएड कॉलेज में, वाह। तो वहां पे मैं फिर लेक्चरर के पोस्ट में अधीन हो गया। और वहां बहुत करीब बढ़िया। 6 साल के कार्यकाल करते करते फिर हमको पीएचडी करने का मौका मिला इलाहाबाद नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी से। तो अब ये एजुकेशन में सिक्किम का जो हायर एजुकेशन की स्थिति है, इसी विषय पर मैंने 2020 को ही मैंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया हूँ। और बहुत सारे ऐसे चीजें जिंदगी में आते हैं। मैं अपने शिक्षक साथियों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जहां पर आपकी इच्छा है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो आप लोग जानते हैं। अगर आपके पास इच्छा है, आपके पास लगन है, तो हम सब जो प्राइमरी टीचर्स भी हैं, ग्रेजुएट टीचर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, कोई लेक्चरर है, सबको कम से कम मेरे हिसाब से कम विद्या भारती तक या पीएचडी तक सबको जाना चाहिए। और मैं भी पहुंचा हूं। तो आप लोगों ने ये ऐसे मुझसे एक छोटा सा मेरा ये शैक्षिक यात्रा यही थी, तो मुझे आप लोगों के साथ यही शेयर करना था, तो मैंने शेयर कर दिया हूं। और आगे की जो सवाल होंगे सिक्किम के बारे में, यहाँ के कला संस्कृति और विषयों पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत संक्षिप्त में आपने अपनी जो शैक्षिक यात्रा थी उसके बारे में बताया, और हम सब आपसे बहुत ही प्रेरणा ले सकते हैं, ले रहे हैं और लेंगे, क्योंकि इतना विविधता भरा, इतना संघर्ष भरा आपका करियर रहा, और आप एक प्राथमिक शिक्षक से शुरुआत करके आप एक प्रोफेसर के पद तक पहुंचे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि हर तरह के विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया, कक्षा 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक के, और अब आप टीचर एजुकेटर हैं इस वक्त। हाँ जी। तो सबसे सबसे कठिन किन बच्चों को पढ़ाना आपको लगता है सर? इतनी जो वैरायटी आपने पढ़ाई विद्यार्थियों की, सबसे कठिन आपको कहाँ पर लगा कि इनको पढ़ाना सबसे मुश्किल है? नहीं, मुझे लगता है जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं ना, जी इन लोगों के साथ खेलना, इन लोगों को पढ़ाना मुझे कोई मुश्किल बात नहीं लगी। जब हमारा स्तर बढ़ता गया, जब हम एडल्ट को पढ़ाने लगे, जो 25-30 साल 40 साल के जो बच्चे आते हैं, इन लोगों को भी मुझे कोई मुश्किल नहीं लगा। लेकिन पढ़ाने में, जब टीचर्स को पढ़ाना, मुझे बहुत सारा ऑब्स्टेकल जो आया मेरे जिंदगी में। टीचर्स को पढ़ाना बहुत सारा मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान लगता है मुझे। जो आया मेरे जिंदगी में, टीचर्स को पढ़ाना बहुत सारा। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा तकनीकी बाधा आ गई। तो हमारे साथ गिरीश हाँ चंद जी। जोशी जी जुड़े हैं सर, दिल्ली से, सीसीआरटी के पूर्व हाँ जी। निदेशक। बहुत दिनों बाद हम सर का हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि सर आज बहुत दिनों बाद जुड़ पाए हमसे। आवाज कम है। आपकी आवाज कम आ रही सर, है? आपकी आवाज पूरी आ रही है। आवाज बढ़ा लीजिएगा सर, अपने अपने जो आपका डिवाइस है उस पर आवाज बढ़ा लीजिएगा। हाँ ठीक है। जी थैंक यू सर। तो दहल साहब हमारे साथ हैं सर आज, सिक्किम गंगटोक से। नमस्कार। और मनोरथ जी। जी मनोज जी। और हाँ जी, नमस्कार सर। इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है सर कि इन्होंने अपनी यात्रा एक प्राइमरी टीचर से शुरू की, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में, सॉरी, गंगटोक में। तो ये हम सबके लिए बड़ा रोचक है जानना इस यात्रा के बारे में। तो मैं वही सवाल कर रहा था, और हमारे बहुत सारे साथियों को ये उम्मीद रही होगी कि दहल साहब कहेंगे कि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दहल साहब ने कहा कि टीचर्स को पढ़ाना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका भी लंबा अनुभव रहा है सर टीचर्स के साथ, मुझे लगता है आप सहमत हैं इनसे। बिल्कुल सहमत हूँ सर। लेकिन ये है कि टीचर यदि इच्छुक है तो वो सीख जाते हैं। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टीचर जो इच्छुक है तो वो नई नई बातें, पहले शुरू में मेरे को ये लगता है सीसीआरटी में आने के बाद
वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बड़ी अच्छी अपनी दिखाते हैं। मैं भी कंसल्ट करते थे, तो अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैं आपसे सहमत आपने जो सवाल दिया था सर वो मैंने पढ़ दिया, बहुत रोचक सवाल है और अभी तक कोई उत्तर आया नहीं है फिलहाल। हाँ, रजनीकांत रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि जोशी सर का उनके अपने कार्यक्रम में स्वागत है। रजनीकांत शुक्ला जी की ये उसको मैं समझ सकता हूँ, उनकी जो क्या कहना चाहिए, उनका जो एक व्यंग है, उससे मैं तहे दिल से सहमत। हाँ जी। जी जी, धन्यवाद सर। दयाल साहब, आपकी ओर हम लौटते हैं। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि गैंगटॉक बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा शहर है, और ये हमने भी महसूस किया जब जब हम गैंगटॉक आए, हाँ वहाँ जी। रहे। हाँ जी। तो हाँ जी। जबकि मुझे याद है मैं पहली बार 89 के आसपास, 90 के आसपास, 88 89 में गैंगटॉक आया था। तब गैंगटॉक हाँ इतना जी। साफ सुथरा नहीं था। तो नहीं था, नहीं था। इन सालों में ऐसा क्या हुआ कि गैंगटॉक इतना खूबसूरत बन गया? थोड़ा वो भी शेयर कीजिए ताकि हम भी अपने शहर को इस तरह का बनाने का प्रयास करें पूरे देश में। नहीं, ऐसा चीज है, जैसे आप 1989 90 में, जब 89 में मैं एक प्राइमरी टीचर बना था, तब मैंने भी गैंगटॉक में देखा था। गैंगटॉक की आबादी कम से कम 40 से 50 हजार के करीब थी। तब सब लोग देखने लगे कि सिक्किम एक खूबसूरत जगह है, गैंगटॉक अच्छा है, सब लोग आने लगे। बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आबादी के साथ साथ यहाँ की टूरिज्म भी आगे चली गई और सरकार भी इसके तरफ बढ़ने लगे। तो सरकार और जैसे गैंगटॉक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और हमारे जनता के तरफ से और सरकार के तरफ से और कर्मचारी की तरफ से, बल्कि जो भी हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, इन लोगों को भी सिखाया जाता है कि यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, यहाँ पे थूकना मना है। अगर थूकेंगे तो आपको 50 रुपए भरनी पड़ेगी, 100 रुपए भरनी पड़ेगी। और यहाँ आप लोग यहाँ बाहर बैठ करके अगर दारू पिएंगे तो हमारी जो पर्यावरण है दूषित हो जाएगी। ऐसे करके सरकार की जो योजना बनी थी, जो हमारी पूर्व सरकार ने, तो अच्छा कदम चलाया था। तो इसीलिए गैंगटॉक में सबका सहयोग मिला, और जितने भी पर्यटक आए, जिसको खूबसूरत लगता था, और यहाँ के जो नियम और कायदे जो थे, तो ये सब लोग मानने लगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सफाई कर्मचारी ही सफाई करता है, ये बात नहीं है। सब लोग मिलकर के जैसे एक मुट्ठी बनती है, तो इसी तरह हमारे लोगों ने भी एकता के रूप में सब लोगों ने काम किया, और पर्यटक ने भी हम लोगों को सहयोग दिया। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि हमारे गैंगटॉक साफ सुथरा हुआ, और 2-4 साल पहले एकदम सफा और सुंदर शहर करके हम लोगों को अवार्ड भी दिया गया। तो इसके लिए हम भारत सरकार के प्रति आभारी हैं, और सबसे ज्यादा आभारी है हमारे पर्यटक की ओर, क्योंकि हम बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। तो हम इसी में विश्वास रखते हैं, और सबसे ज्यादा मैं सरकार की और हमारे पर्यटक को मैं ज्यादा धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। इसी के कारण अभी गैंगटॉक इतना साफ सुथरा हुआ है। वाह, बहुत बढ़िया सर। और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सर, वो कह रहे हैं कि हम शैक्षिक यात्री के रूप में आपकी यात्रा की सराहना करते हैं। के.एन. जोशी जी की टिप्पणी आई है आपके लिए। और एक सवाल आया है, हमारे 2 एपिसोड पहले हमारे मेहमान थे प्रोफेसर नागेंद्र शर्मा जी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के। उनका एक सवाल है आपके लिए। नागेंद्र शर्मा सर कह रहे हैं कि 1989 से 1999 तक प्राइमरी, और अब 2018 से प्रोफेसर के रूप में आप काम कर रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं आप? क्या कुछ चेंज लगा आपको? क्या क्या रोचक लगा इसमें? नहीं, इसमें मुझे क्या लगा कि जब हम लोग बढ़ते गए, शिक्षा की कोई अंत नहीं है। मुझे ऐसे, मैंने अपने दिमाग में ये ठान लिया था कि मैं ज्यादा हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को देखते थे हम, तो मुझे लगता था कि मैं भी पढ़ूं और पीएचडी कर लूं, उसके बाद मैं प्रोफेसर बन जाऊं। ये मेरी एक चाहत थी। तो उसी के चाहत हम पढ़ते गए और इंटरव्यू में सिलेक्शन हुए, और मैं एससीईआरटी में अभी हूं। तो अगर प्रयास किया जाता है तो
कोई इसमें असंभव की कोई बात ही नहीं है, सभी संभव है, हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत सारे हमारे दर्शक लगातार जुड़े हैं। उड़ीसा से अशोक कुमार प्रधान जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी लगातार आपको याद कर रहे हैं, कृष्ण कुमार वर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे टीचर्स को पढ़ाने में बहुत मजा आया। और गिरीश चंद्र जी ने एक सवाल, एक टिप्पणी की है, मैं आप पढ़ना चाहूंगा, मैं स्क्रीन पर भी लाइव कर रहा हूँ उसको। उन्होंने कहा है कि मधु कांकरिया ने आपके शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर किया, तो मनोज जी के शिक्षा के कार्य इस ओर संकेत करते हैं। ये मधु कांकरिया जी कौन है सर? मधु कांकरिया जी ने आपके शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर किया है, लिखा है इन्होंने। ये मुझे वाक्य बहुत समझ में नहीं आ रहा। और कह रहे हैं कि मनोज जी के शिक्षा के कार्य इस ओर संकेत करते हैं। गिरीश चंद्र जी हमारे नियमित दर्शक हैं, इनकी टिप्पणी है। आप समझ पा रहे हैं सर इसका अर्थ जोशी सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप उन्हें बादशाह का शहर, ऐसे शायद उसको मन में लगा होगा कि गैंगटोक का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसी के साथ साथ जो मेंटल डेवलपमेंट भी हुआ, इस दो चीज को हम जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये बादशाह का शहर इसीलिए कहा जाता है, जो पहले का जो अभी गैंगटोक शहर है, और इसमें बहुत फर्क है। जब पहले एक देश हुआ करते थे 1975 के पहले, तो उसके बाद जब हम भारत देश के और 1975 में विलय हो गए, तो उसके बाद यहाँ का फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हुआ। और साथ साथ भारत सरकार ने सिक्किम को एक छोटा सा भाई के रूप में देखा। तो इसी के चलते क्या हुआ, यहाँ के लोगों का भी एक मेहनत है और सरकार ने भी बहुत मेहनत की, तो इसीलिए माफ कीजिएगा, तो इसके चलते क्या हुआ, यहाँ का फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। और एक तो राजधानी है, और उसके चलते यहाँ से 38 किलोमीटर दूर हमारा चाइना बॉर्डर है। तो इसी के चलते भी यहाँ जितने भी अब बिजनेस लोग करते हैं, जैसे हमारे भाई बहन सब हैं, बंगाल से हैं, बिहार से, यूपी से है, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, भारतवर्ष के लोग, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे हैं, और वो अपना बिजनेस करते हैं। और बिजनेस के चलते और सरकार की तरफ से और यहाँ के जो लोग मेहनत करते हैं, इसी के चलते लगता है कि ये बादशाहों का शहर जैसा शायद उनको लगा होगा। तो अच्छा लगता है मुझे भी ये कहने में कि हमारे गंगटोक जब हम छोटे थे तब देखे थे, और अगर अभी देखेंगे तो बहुत सुंदर भी है, अच्छा भी लगता है। जितने सारे हमारे पर्यटक आते हैं, भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि यूरोप से और वेस्टर्न वर्ल्ड से जो लोग आते हैं, सिक्किम का प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम तो यही बड़े हो गए, अब थोड़ा बुजुर्ग भी होने लगे, 50 से ऊपर हो गए उम्र, तो लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी विकास की जो एक चलन है वो बहुत आगे बढ़ी है, और शिक्षा के रूप में भी बहुत आगे आ गया है। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि बादशाहों का शहर कहने से कोई मत नहीं है, यही मेरा कहना है। जी जी रजनीकांत जी सर, जोशी सर कह रहे हैं। जी सर। गैंगटोक किस भाषा का शब्द है, उसका अर्थ क्या है? नहीं, गंगटोक का मतलब है, पहले जब इसको हिल टॉप बोला जाता था, क्योंकि ये ऐसे जगह पर है कि जो ऊंचाई में है। ऐसे एक छोटा सा जगह है जो स्लोपी एरिया है, इसके टॉप में गंगटोक बसा हुआ है, तो इसी के चलते अंग्रेजी में हिल टॉप बोला गया। तो उसके बाद एक छोटी कहानी है, दूसरा भी एक है जो अंग्रेजी में हिल टॉप बोला जाता है, और एक नेपाली में कोई एक दार्जिलिंग के कोई काम करने वाली कोई लोग आए थे यहाँ पे, और इकट्ठा होकर के बात करने लगे। तो जैसे एक गैंग हुआ ना, गैंग होकर के बात करने लगे, इसका मतलब गैंग टॉक, ये एक दूसरा मतलब है। कोई एक गैंग, समूह का बातें करना, गैंग टॉक यही है। एक गैंग होकर के टॉक करने लगे, तो इसका मतलब गैंग टॉक है। ये तो अंग्रेजी में हो गया। ये तो अंग्रेजी में हो गया सर। गंतोक, गिरीश चंद्र जी कह रहे हैं गंतोक का अर्थ है पहाड़। नहीं, पहाड़ तो पहाड़ी है, लेकिन हमारे एक कहावत पहले मैंने सुना है हमारे बुजुर्गों से,
तो गैंग था, एक गैंग, वो बात करने लगे टॉक, तो इसका मतलब गैंग टॉक हो गया। ये तो बनाई हुई कहानी है सर, ये लग नहीं रही असली। नहीं, जो आप मैंने बताया ना हिल टॉप, जो हमारे एक हिल्स है, इसके टॉप में जो ऊपरी जगह में जो बसा हुआ शहर है, तो इसी को हिल टॉप यानी गैंगटॉक कहते हैं। सही अर्थ ये है। अच्छा, मनोज जी कुछ हाँ ऐसा जी, है कि हाँ जी, उत्तराखंड में एक जगह है रामगढ़। हाँ जी, रामगढ़ में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर आए, उनको हाँ बुलाया जी, डच ऑथर ने, और वहां हाँ पे जी, डच ऑथर की कुटिया में रहते रहते टैगोर जो थे वो पहाड़ के ऊपर गए। पहाड़ी जो छोटा हाँ जी, पहाड़ था, बहुत अच्छा पहाड़, बड़ी खूबसूरत वहां से नजारा, और वहां पे हाँ उन्होंने जी, गीतांजलि को लिखना शुरू किया, जिसपे उन्हें हाँ जी, नोबेल हाँ प्राइज जी, मिला। तो हाँ पहले जी, वो कहलाता था टैगोर हिल, हाँ जी, टैगोर हिल। वो बाद में हाँ धीरे जी। धीरे अपभ्रंश होके वो हो गया टाइगर हिल। आजकल उसको आप लोग टाइगर टाइगर हिल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये थोड़ा, उत्तराखंड के जो वहाँ के निवासी हैं रामगढ़ के, वो प्रयास कर रहे हैं हाँ जी, कि हमसे हाँ जी, फिर उसको हम राम टैगोर हिल के नाम से स्थापित कर सकें। तो वहाँ पे हाँ जी, गुरुदेव का जन्मदिन जो है बड़ी शिद्दत के साथ मनाया जाता है, और वहां तक की हाँ यात्रा जी, की जाती है जहाँ पे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर उस कुटिया में रहे थे। हाँ जी, तो ये हाँ इस तरह जी, की कहानी है गैंगटॉक और टाइगर हिल की। हाँ जी। जी तो अब बिल्कुल टाइगर सही हिल का कहा इसका सर। मतलब तो ज्यादा थोड़ा अपभ्रंश हो गया है। अच्छा, हमारे हमारे एक और दर्शक हैं फिलहाल, अभी हमारे प्रोफेसर साहब हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा, जिनका जिक्र मैं कर रहा था। उनकी एक हाँ जी। फरमाइश है सर, वो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब से अगर गाना सुनवा देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और वो शायद नेपाली गाना सुनना चाहते हैं आपसे। जैसे यहाँ के बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पे 80% नेपाली लोग हैं सिक्किम में, जी और 20% हमारे यहाँ के बुद्धिस्ट है, और क्रिश्चियन और इस्लाम बहुत कम है। तो ज्यादातर हम लोग भारत के मूल नेपाली लोग हैं। तो नेपाली जी गाना, जैसे एक खुकुरी डांस तो आप लोग सुने होंगे, तो जी जी। उसी का हम बस 2 लाइन जो हरफ है, जो मैं उसको गा के आप लोगों को सुनाता हूँ, लेकिन मेरा शब्द पर ध्यान दीजिए, मेरा इतना आवाज इतना ठीक नहीं है गाना गाने के सर लिए। सर 2 लाइन में मजा नहीं आएगा, पूरा थोड़ा ज्यादा गाइएगा। ओहो। कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा। जी जी, स्वागत है। हाँ जी। यो नेपाली सिराचाले संसारमा लम्किन्छ, जुन केरी जय ज्योति बाले अन्धकारमा चम्किन्छ। यो नेपाली सिराचाले संसारमा लम्किन्छ, जुन केरी जय ज्योति बाले अन्धकारमा चम्किन्छ। चाहे झुकोस् नीलो आकाश, यो नेपाली झुक्दैन। चाहे झुकोस् नीलो आकाश, यो नेपाली झुक्दैन। चाहे रुको चिसो बतास, यो नेपाली रुक्दैन। जुन केरी जय ज्योति बाले अन्धकारमा चम्किन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राम्रो हजुर, राम्रो। हजुर राम्रो, धन्यवाद। राम राम। मैं मनोज जी, आप अपने वार्तालाप के दौरान हाँ कुछ जी, बताइएगा कि एससीईआरटी ने शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, कई नई स्कीम्स को हाँ जी, लेके आए हाँ हैं। जी, पता नहीं क्यों हम पूरे देश में एक सिक्किम का जो एक सक्सेसफुल एक्सक्यूज मी एक्सपेरिमेंट है, उसको हम क्यों नहीं हाँ जी, अपना पा रहे, लेकिन बहुत ही अच्छी स्कीम्स है। तो कोई सिग्नल जो आपकी स्कीम्स है, सिग्नल स्कीम्स या सिग्नेचर स्कीम्स हाँ जी, जिसको आप हैं, वो जरूर हाँ बताइएगा जी, हमें, पूरे देश के दर्शक जो हम देख पा रहे हैं वो समझें कि हाँ जी। ऐसा हो सकता है। तो सिक्किम के एससीईआरटी ने
2018 के दौरान अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं, है ना, और जी, जी। यूनेस्को के टीम, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और यूनेस्को की टीम जो है हम लोगों को अभी मदद कर रहे हैं। और 2-4 ऐसे प्रोफेसर हम लोगों को हमारे साथ आने का मौका दिया फिनलैंड से, और इन लोगों के सानिध्य में हम लोगों ने क्लास 1 से क्लास 5 तक, जब तक ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात चली नहीं थी, तो सिक्किम एससीईआरटी ने ठान लिया कि हम लोग, जैसे हमारे एनसीईआरटी के बुक चलते थे पहले, तो हम लोगों ने सोचा कि सिक्किम को अगर आगे दिखाना है, कुछ करना है, तो कंटेक्चुअलाइज करके यहाँ के जो हमारे खान पान, यहाँ के संस्कार, संस्कृति, हिमालय पर्वत, नदी नाला, सबको जोड़ करके, और यहाँ के जो मूल निवासी है सबको जुड़ा करके क्लास 1 से क्लास 2 तक इसमें अंग्रेजी और गणित 2 विषय की किताबें लिखी है। और क्लास 3 में एक ईवीएस बनाया, उसमें साइंस नहीं है, ईवीएस में साइंस का कंपोनेंट भी है और एनवायरनमेंट का भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। और क्लास 3 का ईवीएस का बुक अभी 2-3 सालों से चल रहा है हमारे यहाँ। और क्लास 4 में भी और क्लास 5 में भी इस साल से जो नया बुक बनाया, हमारे एनसीईआरटी और एमएचआरडी ने हम लोगों को ऐसा खिताब दिया, सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट who publish their own book through contextualization method, and it is popular all over India now. And MHRD agreed, and they sanctioned 70 lakhs of rupees for production of newly developed textbooks for Sikkim state. और अभी जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं, तो हमारे 7 सिस्टर्स और हम एक ब्रदर है सिक्किम, तो हमारे साथ ये लोग सब जुड़ गए हैं कि आप लोग ने ये किताबें कैसे लिखी। तो हम ये लोग हमारे ऊपर अभी प्रश्न कर रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया जो कि एनसीईआरटी और एमएचआरडी ने ऐसे अप्रिशिएट किया कि अभी हम ये जब ऑफलाइन शुरू होगी अप्रैल मई में, तो एनसीईआरटी जो है हम लोगों को डायरेक्टर और हम दो जो भी जाएंगे वो प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाए हैं एनसीईआरटी में। तब इंडिया के जितने सारे डायट और एससीईआरटी है, सब लोगों को वहां बुलाएंगे और हम लोग इन लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे किस तरह हम लोगों ने इस बुक को तैयार किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी जी जी। नहीं, मैंने शिक्षा सचिव जो थे, एमएचआरडी के शिक्षा सचिव जो थे, उनके साथ मतलब 5-6 मीटिंग्स मैंने उनकी अटेंड की, और वो हर मीटिंग में सिक्किम का जिक्र करते थे कि सिक्किम ने इतना अच्छा रिटायर हो गए हैं, लेकिन बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे और बहुत खुले दिल से आपकी तारीफ करते थे। तो सिक्किम ने कई मानकों में, कई क्षेत्रों में ऐसे मानक बनाए हैं कि वो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वो चाहे जैसे अभी कह रहे थे कि ऑर्गेनिक खेती की बात हो या और चीजों की बात हो, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की बात हो। मेरी प्रिंसिपल कंजर्वेटर जो है आपके चीफ सेक्रेटरी श्री एम के श्रीवास्तव जी, उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा कि हमारे पास सिक्किम में ये बेनिफिट है कि हम अपनी पॉलिसीज को कर सकते हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन मिलता है। वो जो कई बार कहता हूँ कि केरल में कोई पॉलिसी सक्सेसफुल होती है क्योंकि केरल ने एक सिद्धांत को अपनाया कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी है। यदि पब्लिक सहमति है तो वो उसकी पॉलिटिकल विल दिखती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखता है। तो वो सिक्किम में शायद शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में ये काफी काम हुआ और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। पूरे देश की ओर से मनोज जी आपको बधाई। नहीं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो भी इंटरेस्टेड टीचर्स है स्कूल से, हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस टीचर है इन लोगों को लिया। उसके बाद बहुत सारे हमारे डाइट के फैकल्टी को लिया। तो उसके बाद हम एससीईआरटी में अभी हम लोग 12 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हम लोगों ने मिल करके, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र छेत्री जी है अभी, तो वो तो हाँ जी, वो फिजिक्स के प्रोफेसर है और हमारे डायरेक्टर है अभी। वो हम लोगों को इतना
अब काम देते हैं कि भाई लोग तुम ये काम करो, इससे क्या होगा, देश को फायदा होगा। और जब हम लोग इस टेक्स्ट बुक के ऊपर काम करेंगे, लेकिन हम लोग टेक्स्ट बुक के साथ साथ अभी जैसे कोरोना काल आ गई तो हम लोग स्कूल के बच्चों को हम लोग ऑल इंडिया रेडियो गैंगटॉक से पढ़ाने का काम किया। उसके बाद एक संवाद टीवी करके टीवी से भी हम लोगों ने जो लेसन्स है टीचर्स को पढ़ाने का ये काम किया था। लेकिन अभी हम लोग जानते कुछ नहीं है, लेकिन जो बुक बना अब सारे भारत वर्ष में इसकी चर्चा चल रही है। तो आप ही ने भी अब बताया कि सेक्रेटरी जो है हमारे एमएचआरडी के सेक्रेटरी साहब ने भी इसका बहुत बड़ा जिक्र किया है कि सभी लोग सिक्किम से सीखें। लेकिन हम लोग इतने आगे स्तर में नहीं है कि हमारे भी ये अभी शुरुआत है। लेकिन क्लास 5 की जब बुक बनी, क्लास 1 से 5 तक, जैसे अभी एनईपी 2020 में लिखा है, ये सबका सब बराबर हो गया है। तो एनसीईआरटी और एमएचआरडी बोल रहा है कि आप लोग विजनरी है। तो अब हम कितना कर पा रहे हैं वो भगवान जाने, हम लोग जानते नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे बुक्स को देख रहे हैं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम लोग नेरी शिलोंग और एनसीईआरटी में और बहुत सारे डाइट में और नॉर्थ ईस्ट के एनसीईआरटी में हम लोगों ने बुक्स भेज दिए हैं, तो वो लोग देख रहे हैं। और ये लोग जो है हमारे जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सन है एससीईआरटी में, वो लोग अभी ऑफलाइन जब शुरू होगा वो लोग बुलाना चाहते हैं। और यहाँ तक हम लोगों ने बस काम किया है, लेकिन ये बुक जो है कंटेक्चुअलाइज हुआ है पूरा। मैंने श्री रोबिन छेत्री जी के साथ काम किया, उनको आमंत्रित किया था, तो उनके साथ सेमिनार वगैरह अटेंड किए। बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। मेरा मनोरथ जी, मेरा एजुकेशन में मेरी एक फेवरेट कोटेशन है। वो फेवरेट कोटेशन जो है वो ईस्ट अफ्रीका जहाँ भुखमरी है, जहाँ दरिद्रता है, वहां के एक एजुकेशनिस्ट ने एक बार एक आर्टिकल में लिखा था कि यू कैन नॉट यूज यस्टरडेज टूल फॉर टुडेज बिजनेस। You cannot use yesterday's tool for today's business and expect them to be in business tomorrow, right? आप कल के जो चॉक एंड टॉक मेथड है उनको आज के संदर्भ में इस्तेमाल करते हुए ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि आपके बच्चे जो निकल रहे हैं वो आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयार होंगे। You cannot use yesterday's tool for today's business and expect them to be in business tomorrow, right? लेकिन सिक्किम ने इस मिथ को तोड़ा है। सिक्किम ने जो समझा, सिक्किम ने आगे के भविष्य को देखते हुए जो आप जिस संवेदनशीलता के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके लिए एससीईआरटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एससीईआरटी आपका बहुत छोटा है जहां तक मैं समझ सकता हूँ, वो बड़ा विस्तृत नहीं है। हालांकि मैं 2-3 बार गैंगटॉक आया लेकिन एससीईआरटी नहीं जा पाया, और लेकिन बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। उस छोटे स्ट्रक्चर में आप यदि इतनी शिद्दत के साथ काम कर पा रहे हैं तो इसमें कोई मेरे को आशंका नहीं है कि यदि हम बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े राज्यों में कुछ ऐसा काम करें जिसमें टीचर संवेदनशील हैं, टीचर चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें याद रखें और उनको हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करें। जब माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें ये करना है, उस सबको इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे तो हम सिक्किम का उदाहरण अपने सामने लेते हुए या 2-3 राज्यों का और उदाहरण सामने लेते हुए इस कार्य को भली भांति संपन्न कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। जी डॉक्टर भट्ट। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बताई। और नागेंद्र शर्मा जी आपका स्वागत कर रहे हैं शो में, और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में सिक्किम दिल्ली का जोड़ीदार दोस्त राज्य है। और स्वर्ण रावत जी हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठ स्नातक हैं, डॉक्टर स्वर्ण रावत साहब। वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के 6 सिस्टर्स, एक ब्रदर, अगरतला, त्रिपुरा व गैंगटॉक, सिक्किम में भी एनएसडी के विभाग हैं जहां रंगमंच के जरिए शिक्षा में सराहनीय प्रशंसनीय योगदान रहा है। 7 sisters, 1 brother, 6 sisters, 7 sisters, जी। और देखिए सिक्किम ने थिएटर की महत्ता को पहचानते हुए एनएसडी का रीजनल सेंटर वहां खुलवाया। और वो सर इन्होंने ही चलाया। सेंटर जो है वो एक गैंगटॉक में खोला गया है। क्यों मनोज जी, ठीक कह रहा हूँ?
हाँ जी, हाँ जी। केंद्र रावत जी चलाते थे, स्वर्ण रावत जी थे जब शुरुआत हुई थी उसकी गैंगटॉक में, तो स्वर्ण रावत जी ने ही शुरू किया था वो, इसलिए वो जी इस जी बात का जी, जिक्र कर रहे हैं संभवतः। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बिल्कुल ठीक एक कह और रहे हैं। बात सर, आपका एक और पहलू है डॉक्टर साहब, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा कि आप योग में भी महारत रखते हैं, आपने योग में डिग्री की है, और वेदांत में भी आपने काम किया है, बहुत सारी किताबें आपकी हाँ छपी जी, हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। तो हाँ उसके जी। बारे में कितनी जागरूकता आपको लगता है कि पिछले करीब 2 दशक की हम बात करें, हेमंत सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी एक सवाल हाँ जी। आपसे अभी करेंगे। हेमंत दा, स्वागत है आपका। नमस्कार मंदा। नमस्कार जी। और जैसे जी हेमंत भट्ट दा। जी ने बताया कि तो अब योग की बात करेंगे तो मैं 1988 में बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में हम गए थे। जी। तो बस मैं मुंगेर को देखने गया था। अच्छा। तो जब वहाँ स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, जब हम ऋषिकेश जाने से पहले मैं स्वामी शिवानंद का भक्त हूँ। हाँ स्वामी शिवानंद आश्रम से मैं ताल्लुक रखता हूँ और सिक्किम चैप्टर का अभी सेक्रेटरी सचिव के रूप में मैं अभी काम भी करता हूँ। और मैंने योग को इस तरह लिया कि जब हम बिहार स्कूल ऑफ योग गए थे और यहाँ के जितने भी मैंने साधु संत लोग को देखा और जितने भी ब्रह्मचारी लोग वहां थे और बच्चे पढ़ते थे, तो मैंने ठान लिया कि अरे यहाँ का एक 6 महीने का कोर्स चलता है। तो मैंने सोचा कि मैं घूमने गया था लेकिन वहीं पे मैं 6 महीना डिप्लोमा करने लगे। तो मेरी वहीं से 6 महीने की अब डिप्लोमा पूरी हो गई। तो उसके बाद मैं सिक्किम वापस चला आया। तो उसके बाद अब योग की शिक्षा सिक्किम में लगता है कि इससे पहले किसी ने योग का शिविर लगाया ही नहीं था। हम लोगों ने डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो शिवानंद आश्रम के हैं, तो सिक्किम में योग की शिक्षा ऐसे शुरू हुई। लोग सोचते थे कि अरे भाई ये तो बड़ा एक्सरसाइज है, करना चाहिए, स्वस्थ रहेंगे। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी मजा आता था लोगों को सिखाने में। तो इसी तरह मैंने स्कूली बच्चों को भी पहले सिखाना शुरू किया और गांव वालों को भी बुला बुला करके हम करते थे। और गैंगटॉक में तो बहुत सारे मिनिस्टर्स, एमएलए और ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत सारे लोगों को बुला बुला करके हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कैंप करवाते थे। कम से कम 1000-2000 तक हम लोगों को रखते थे और सिखाते थे। तो उसके बाद फिर हम 89 में फिर हम ऋषिकेश चले गए और वहां जाने के बाद 2 महीने का योग वेदांत कोर्स, योग वेदांत फॉरेस्ट अकेडमी है वहीं पे शिवानंद आश्रम में, और यहीं से मेरा 2 महीने का योग वेदांत का कोर्स भी संचालन किया वहीं पे। और यहीं से ऐसे सीख करके, उससे पहले तो मुझे कोई संस्कृत की जानकारी नहीं थी, तो अंग्रेजी शिक्षा लिया है सिक्किम में। तो इसी तरह मैंने बिहार स्कूल ऑफ योग संस्थान का और डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश शिवानंद आश्रम का, जो मैंने एक ही गुरु का 2 शिष्य हैं। शिवानंदा आश्रम के स्वामी शिवानंद के वो भी डिसाइपल थे, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। तो यही दोनों चीजों को मिला मिला करके मैंने योग को एजुकेशन से या शिक्षा से जोड़ाने का मैंने प्रयास किया हो और अभी भी चल रहा है। अभी मैं 53 साल का हो गया हूं, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट में एक कंपटीशन हुआ था योग दिवस पर, और यहीं से वर्चुअली मैंने गर्भासन, शीर्षासन और मयूरासन मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके इन लोगों को भेज दिया था। तो एंटायर नॉर्थ ईस्ट में मुझे 3rd प्राइज मिला इस बार भी। तो मुझे खुशी भी हुई कि कम से कम मैंने जिंदगी में ये शिक्षा लिया था, तो अभी भी सबको काम में आ रहा है और हम भी इसको कर रहे हैं। तो बल्कि मुझे लग रहा था कि मैंने ये चीज सीखा, लोगों को हम सिखाएंगे, ये करेंगे, हम कंपटीशन में जाएंगे, प्राइज जीतेंगे, ये सब सोच के नहीं किया था मैंने कि मैं स्वस्थ रहूं और दूसरों को भी थोड़ा स्वस्थ देखना चाहता हूं और ये एक्सरसाइज करवाऊंगा सबको। यही उद्देश्य से हम योग के विषय पर और शिक्षा के लिए दोनों चीजों को लेकर के मैं और नमन करता था कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को मैं अपना परम गुरु मानता हूं। तो इसी के चलते मैंने शिक्षा और योग को सिक्किम स्टेट ही नहीं, मैं दिल्ली में भी बहुत बार आया हूं सिखाने के लिए, और कलकत्ता में भी मैं गया हूं डिवाइन लाइफ सोसाइटी की तरफ से, उड़ीसा में गया हूं,
बहुत सारे, जैसे हैदराबाद में गया हूं तो योग को प्रसार करने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को योगासन सिखाने के लिए मुझे मौका दिया गया। एक्सपर्ट सोचते थे लोग, लेकिन मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। योग तो जिंदगी भर जो सीखते हैं कोई सीख नहीं पाते हैं। जैसे पतंजलि, हमारे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि योग को जिंदगी भर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी तरह मैं भी एक अभ्यासी हूँ, अभ्यास करता हूँ और दूसरों को भी मैं अभ्यास करने के लिए मैं एक प्रेरणा स्वरूप दूसरों के सामने जाकर मैं यही बताता हूँ। बहुत बढ़िया। हेमंत, आप कुछ सवाल करना चाहते थे डॉक्टर मनोहर दयाल जी से? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ जी, जोशी नमस्कार। सर को और डॉक्टर भट्ट जी को नमस्कार। हमारा रोज का साथ है, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ सर। मैं आज पूरा कार्यक्रम देखने में थोड़ा असमर्थ रहा क्योंकि मैं यात्रा में था, लेकिन उसके बावजूद आपको देखा। लेकिन मुझे मेरी जिज्ञासा भट्ट जी तब बढ़ी कि आप लोगों ने, आप बता रहे हैं कि सिक्किम में आपने एक पुस्तक की रचना की है और अब एनसीईआरटी के माध्यम से या पूरे देश में वो चर्चित है। तो उस पुस्तक के विषय में थोड़ा बताइएगा कि क्या वो किसी खास लैंग्वेज को लेकर के है या सारे विषयों को आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा, थोड़ा बताइएगा। नहीं, जैसे आपका प्रश्न बहुत सराहनीय है कि मुझे ये बताना, अभी ज्यादा समय तो बहुत कम है, लेकिन मैं छोटकरी में आपको बताऊंगा कि जैसे हम लोगों ने इस किताब को लिखा, इसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। जैसे ईवीएस को लिखा, मैथमेटिक्स और अंग्रेजी को लिखा, ये सब अंग्रेजी पैटर्न में है। लेकिन ये बुक ऐसा है कि जैसे आईसीएसई स्कूल में जैसे प्राइवेट स्कूल के बुक्स है, इस तरह लिखा जो कि सिक्किम के सभी चीजों को यहाँ पर उजागर हो जाए। अच्छा। और लोगों को पता चले कि सिक्किम कैसा स्टेट है, यहाँ के मूल बासिंदा कौन कौन है, यहाँ की खान पान, वेशभूषा, संस्कृति क्या है। इस चीजों को मिला जुला करके हम लोगों ने ऐसे बुक्स बनाए जो हमारे पूर्वज के लोग जो चलाते थे, जो पुराने जमाने का जो सामान, इसको भी यहाँ इंक्लूड करके, और नए जमाने में जो चीज हम लोग चला रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड है, जो आने वाले हैं, इसके लिए भी स्कोप बना करके बुक्स को ऐसा बनाया कि टीचर को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे यहाँ से बहुत सारे चीज सीखने को, कितना सारा एक्टिविटी बना दिया है बच्चों को, इसीलिए ये बुक्स को हर जगह से अभी मान्यता मिल रही है। लेकिन सर, मैं ये मेरी जिज्ञासा थी कि जो बुक का माध्यम है, क्या वो इंग्लिश है या आपने कोई अपनी? अंग्रेजी है। हाँ जी, अंग्रेजी। लोकल डायलॉग में भी जो जो हमारे जो कॉलिकल, जो बोलचाल की भाषा है ना, तो इसको भी प्रयोग में लाया हम लोगों ने, लेकिन लिखा है अंग्रेजी में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अंग्रेजी में लिखा है और आपकी जो स्थानीय भाषाएं हैं उसका भी उसमें समाहित उनको किया गया है। हाँ जी, हाँ ये जी, बस मैं 10 सेकंड और लूंगा। मैं जिज्ञासा मेरी इसलिए थी कि हमारे उत्तराखंड में भी 2 गढ़वाली में 1 से 5 तक किताब लिखी गई, कुमाऊनी में 1 से 5 तक लिखी गई, और जो हमारा 2020 की शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि स्थानीय भाषा को, मातृभाषा को उसमें स्थान दिया जाए। तो मैं बस केवल मेरी जिज्ञासा थी कि इंग्लिश में जो आपने बुक लिखी है उसमें मातृभाषाओं का कितना समावेश किया गया है, बस ये अंतिम जिज्ञासा मेरी। अच्छा, ऐसे हम लोगों ने पहले जब बुक लिखना शुरू किया तो एनईपी की बात चली भी नहीं थी, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे टीचर्स को इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम एससीईआरटी ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोगों को जो समझ में आता है, और बच्चों को नेपाली ज्यादा समझ में आ रहा है। बुक लिखी है अंग्रेजी में, लेकिन बच्चों को नेपाली में आप लोग समझा दीजिए। तो एक तो क्या है कि मातृभाषा के भी ज्ञान हो, साथ साथ इनको अंग्रेजी का भी ज्ञान हो। तो इन दोनों चीजों को एक साथ लेकर के आप लोग चलेंगे तो बच्चे एक तो मातृभाषा भी सीखेंगे, अंग्रेजी भी सीखेंगे, और हमारी काम भी पूरी हो जाएगी। और जैसे अभी हम लोग लर्निंग आउटकम्स की बात कर रहे हैं, ये भी पूरी हो जाएगी। तो इसी मिशन से इस बुक को लिखा है। अभी चर्चा चल रही है कि इस बुक को जब अंग्रेजी में लिखा गया तब पता नहीं था कि एनपीवी 2020 बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अभी इसके चलते हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, जब आप बताएंगे
तो अपनी जो स्थानीय भाषा में बच्चे समझेंगे, इसी में आप लोग समझाइए करके हम लोगों ने बोल दिया। बहुत अच्छा सर, मेरी जिज्ञासाएं शांत हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं तो पहले भट्ट जी को देख के मैंने कहा डॉक्टर मनोरथ भट्ट जी ही होंगे उनकी वेशभूषा को देख के ना लेकिन बाद में जब आप दिखे तो दोनों सुंदर चेहरों को देखकर आनंद आ गया। हाँ जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी जी भट्ट जी। मैं धन्यवाद हेमंत। मैं आश्चर्य में हूँ कि दयाल साहब कह रहे हैं वो 53 साल के हैं, लेकिन वो योग से इतने फिट हैं कि मतलब 23-24 से ऊपर के लगते नहीं है। ये गुरु और भगवान की कृपा है मुझे। हमारे हर एपिसोड में एज का मुद्दा आ ही जा रहा है। हाँ आ जा रहा है सर, बिल्कुल आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट्स इतने यंग दिखते हैं 50-50 60-60 साल की उम्र में भी कि मतलब बड़ा रस्क होता है हमें कई बार। हाँ जी हाँ जी थर्ड प्लेस मारा है नॉर्थ। हाँ बिल्कुल, तीसरा प्लेस मारा है 53 साल की उम्र में। तो ये जी बिल्कुल। योग का जादू तो है ही है जी। अच्छा हाँ जी नहीं, जोशी सर आपसे मैं सुबह शाम थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ। पूजा वाह, करने के बाद जो प्राणायाम बनता है 4-5, और अभी भी मेरा जो शीर्षासन है मैं 1-2 मिनट करीब करता हूँ। और जितना भी जो काम में आते हैं जो आसन, पेट के लिए जो अच्छा है और मस्तिष्क के लिए जो अच्छा है, तो इसको मैं कम से कम आधा घंटा से 40-45 मिनट के लिए मैं रोज करता हूँ। बहुत अच्छा। वाह, तो मुझे क्या बात है लगता सर, है कि बहुत कम से बढ़िया। कम मैं जब मैं टीचर्स के आगे रहूंगा, पढ़ाने लगूंगा, कि कम से कम मेरे पास भगवान एक मुझे आशीर्वाद दे कि जब मैं बोलता हूँ इन लोगों को थोड़ा अच्छा चीज दे दूं। और मेरी यही एक इच्छा रहती है कि टीचर्स को ऐसे बनाए कि जो हमारे समाज के लिए कम से कम अच्छे काम में आए। तो यही सोच के मैं योग भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ। जी, बहुत अच्छा। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये सरकारी हैं इसीलिए यंग दिखते हैं। क्या बात। मैं दो सवाल आपसे करना चाहूंगा सर, उसके बाद हम जोशी जी की ओर चलेंगे। मेरा हाँ पहला जी सवाल ये है सर कि मैंने आपको अभी चर्चा में मैंने जिक्र किया था कि मैं 88-89 के आसपास जब 11वीं-12वीं में पढ़ता था, पहली बार सिक्किम आया था, सिक्किम ट्रैक में। हाँ जी तो हाँ तब जी हमारे जो एनसीसी के माध्यम से मैं आया था, तो हमारे सीओ साहब थे, हाँ कर्नल जी कर्नल साहब, वो ये कहते थे कि यहाँ सिक्किम में किसी से झगड़ा मत करना, क्योंकि यहाँ अगर आप किसी से झगड़ा करोगे, यहाँ सिक्किम में अगर आप किसी से झगड़ा करोगे तो यहाँ के लोग पुलिस थाने नहीं जाते हैं शिकायत करने, यहाँ के लोग सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं। तो ये एक छोटे राज्य के लोकतंत्र की खूबसूरती उसमें जो मुझे समझ में आई थी। क्या अब भी ऐसा है? अब भी ऐसा है कि मतलब लोग सीधे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं इस लेवल पर? नहीं, अभी अब जिस जिसका कनेक्शन रहता है वो तो करते ही हैं, लेकिन अब हमारी तरफ से तो जो है हम लोग जो प्रशासन है उसी प्रशासन के हिसाब से ही हम लोग आगे जाते हैं। लेकिन डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को एक प्रोटोकॉल बनता है, तो इसीलिए इसमें हमारा कोई दो राय नहीं है कि हम लोग ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट, हमारी जान पहचान अच्छी है लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसे कांटेक्ट मुख्यमंत्री से कभी नहीं करते। जो प्रशासन होते हैं पुलिस प्रशासन को बताते हैं, उसके बाद जो क्राइम ब्रांच में जाना है, इसी के चलते चलते वो चीजें जो है फाइल जो है चीफ मिनिस्टर के यहाँ पहुंच जाती है और वो खुद बोल देते हैं कि ऐसा शिकायत हुआ है। क्या बात है क्या भट्ट जी, बात है हम सर। तो बताते भी बहुत गूढ़ रहस्य निकाल लेते हैं सर, ये भट्ट जी की विशेषता है। और मुझे आज ऐसा भी लग रहा है, मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ। जैसे हम पहले हिंदी फिल्म देखते थे तो बचपन में दो भाई बिछड़ जाते थे और बाद में मिलते थे। मुझे तो आप दोनों को देख के आज ऐसा ही लग रहा है कि बचपन के बिछड़े हुए दो भाई। नहीं, मैं पहले जब आया था स्क्रीन में कि मैंने टोपी नहीं पहना था, जब मैंने भट्ट जी को देखा कि मैं भी क्या नेपाली टोपी पहन लूं, तो उन्हें पता है कि अरे अच्छा लगेगा आप पहनेंगे, तो इसीलिए मैं पहना है। हेमंत, देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि मैं नेपाल के पश्चिम हिस्से में बैठा हूँ, एकदम पश्चिम में, और डॉक्टर दहल जो है बिल्कुल पूरब में बैठे हैं, नेपाल के बीच में पूरा नेपाल है। हाँ जी और आप देर से शो में आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे दहल साहब हैं, ये वाले दहल के भी अच्छे मित्र हैं, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पुष्प कमल दहल प्रेसिडेंट जी। उन्होंने इनको गिफ्ट हाँ भेजा जी था जब ये एनसीईआरटी में आए थे, तो बधाई भेजी थी उन्होंने दहल साहब ने इनको।
और बहुत ही सुंदर गायन भी इन्होंने किया, वो उस समय हाँ उतना सुनाई नहीं दे रहा था। जी, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। गीता गोस्वामी जी हैं, आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी स्वागत कर रहे हैं सबका, और नवीन चंद जोशी जी हैं, फरीदा शोक जी हैं कश्मीर से, योगिता पंत जी हैं, महेंद्र प्रताप ध्यानी जी हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर पहले विजय सेमवाल जी और डाइट के प्राचार्य हमारे देहरादून के राकेश जुगरान साहब भी जुड़े थे, और भी बहुत सारे दर्शक हैं। हम सबका, नवीन भट्ट जी हैं, हम सबका आभार ज्ञापित करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि आप जिस जगह पर मेरा भी हैं, सबको नमस्कार। आप जिस जगह हैं सर ना, गैंगटोक और सिक्किम में, अगर हम नक्शे में देखें तो इधर दक्षिण की तरफ आते हैं तो बांग्लादेश आप पहुंच जाते हैं 1 घंटे के अंदर। आप 1 घंटा अगर उत्तर को चलेंगे तो आप चाइना पहुंच जाते हैं। 1 घंटा आप पूरब को चलेंगे तो आप भूटान भूटान। पहुंच जाते हैं, और एक घंटा पश्चिम को चलेंगे तो आप नेपाल पहुंच जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ 1 घंटे में आप इन 4 देशों की यात्रा कर लेते हैं। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं, कर लेते ये बहुत खूबसूरत बात है। तो मेरा मेरा सवाल ये है कि सर, एक तो सबसे पहले कि आपने इन देशों में से जो मैंने जिक्र किया, किन किन देशों की यात्राएं की हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना। और क्या इन देशों की शिक्षा प्रणाली से भी आपका कुछ संपर्क रहा, और रहा तो आपको क्या अंतर नजर आता है हमारे भारत और इन देशों के शिक्षा प्रणाली में? जैसे अगर हम सबसे पहले तो हमारे पूर्वज राजस्थान से ताल्लुक रखते थे, जो हम इतिहास की बात करते हैं, तो उसके बाद हमारे जो पूर्वज हैं राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, तो उसके बाद फिर वहां कुछ लड़ाई झगड़ा हो गई, उस बात की बात कर रहा हूं मैं, वो 11-12 ईस्वी की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद ये लोग फिर नेपाल की उस पहाड़ी में आ गए, तो उसके बाद फिर उसको होकर के फिर सिक्किम में आकर बस गए, तो उसके बाद हम फिर सिक्किम के हो गए। तो इसी तरह अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो नेपाल में जो शिक्षा दी जाती है जो भारत से मिला जुड़ा है। और जब हम गए थे भूटान को 2 बार मैं गया हूं, पुनाका और दोरखा, भूटान बहुत सारी जगह घूमे हैं, और यहाँ की जो शिक्षा नीति है भूटान के, मुझे लगता है कि भारत से भी और बेहतर भूटान का शिक्षा है। और जैसे मैंने यात्रा की थी बांग्लादेश की एक ही बार, जब मैं बीएड कॉलेज में पढ़ाता था, एक सेमिनार में हम ढाका गए थे, और वहां जो है उन लोगों का माध्यम जो है बंगाली है, और ज्यादा बंगाली की प्रचलन होने के बावजूद भी ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को भी ग्रहण करते हैं। लेकिन थोड़ा अब मुझे पता नहीं कि एक तो जो है इकोनॉमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है इन लोगों को। और जब मेरा बेटा पहले एमबीबीएस के लिए चाइना गया था, मैं चाइना भी एक बार गया हूँ, 22 दिन रहा हूँ बीजिंग में, तो वहां की शिक्षा जो है अब चाइनीज लैंग्वेज में दी जाती है। तो मुझे लगा कि एक स्कूल में गया मैं, स्कूल नंबर 10, वहां कोई स्कूल का नाम नहीं होता, स्कूल नंबर 10, स्कूल नंबर 15, स्कूल नंबर 18 करके नाम होता है इन लोगों का। तो मैं स्कूल नंबर 10 में गया था, तो यहाँ के बच्चे, मैंने कुछ अंग्रेजी में बोला, कोई बोलते नहीं है। तो क्लास वहां पे 11th स्टारमेंट में एक छोटी सी लड़की ने हमको बताया कि सर वेयर आर यू फ्रॉम। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई बच्चे तो अंग्रेजी बोल रहे हैं वहां पे। तो मुझे लगता है कि अगर जिस देश में, जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना, जिस देश में गंगा बहती है ना, तो इसी तरह जिस तरह का देश है, जिस तरह का वेश है, और इन लोगों की जो शिक्षा, मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा जो है इन लोगों से कुछ मिलता जुलता है। लेकिन जो अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, जैसे नेपाल में नेपाली, भूटान में भूटानीज, लेकिन वहां अंग्रेजी के ज्यादा प्रचलन है। बांग्लादेश में आप जाएंगे तो बंगाली का ज्यादा प्रचलन है, और चाइना में जाएंगे तो 99.9% तो चाइनीज है। और भाषाओं की बात करें, और हम लोग मातृभाषा की बात कर रहे हैं, तो मातृभाषा में ये लोग पहले से ही बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बल्कि हम लोग अंग्रेजी अंग्रेजी करके चिल्ला रहे थे। लेकिन जब मातृभाषा की अच्छी ज्ञान नहीं है तो अंग्रेजी बेकार है। लेकिन एक जमाने की बात आ गई, कंपटीशन की बात, हमारी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी को भी अगर हम लेकर के एक एक साथ चलेंगे तो वही बड़ी शिक्षा है, जैसा मुझे लगता है। तो ये 4 देशों की जो शिक्षा की छोटी छोटी मैंने बातें बताई आप लोगों को, कि यहाँ पे ज्यादातर जो है अपनी मातृभाषा में ही इन लोगों का पकड़ है, और यही करवाते हैं। और मुझे अच्छा भी लगा
क्योंकि जो बातें समझनी चाहिए बच्चों को वो अपनी मातृभाषा में ज्यादा समझ में आती है। तो अगर हम लोग भी इसी के तरफ लग जाए, हमारे भारतवर्ष कल भारत को सुदृढ़ होने में और वर्ल्ड में नंबर 1 होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। जब हम सोचते हैं कि फिनलैंड एक ऐसा देश है यूरोप में जिसकी शिक्षा अमेरिका और पूरा यूरोप लेता है, और हमारी सौभाग्य ये रही कि फिनलैंड के जो प्रोफेसरों ने हम लोगों के इस मस्तिष्क पर ये चीज डाल दिया कि तुम लोग इसके ऊपर काम करो, तो इसी के चलते हम लोग भी काम करने लगे। और ये 4 देशों की जो चीजें हैं मैंने आप लोगों की एकदम सारांश में मैंने बताया कि इसी तरह अगर भारतवर्ष भी आगे बढ़ा तो कोई दो राय नहीं है। कल आने वाला कल है ये एकदम जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यही होने के लिए कोई रोक नहीं सकता कि भारत वैसा ऐसा देश है कि भारतवर्ष, इसका मतलब भारत जो है शिक्षा के लिए इतना आगे जा सकता है, लेकिन ये हमारे सोच के ऊपर फर्क पड़ रहा है, बस इतना ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बड़े रोचक आपने तथ्य बताया कि चाइना में स्कूलों के नाम नहीं है, वहाँ स्कूलों के नंबर होते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। जोशी सर आपका क्या कहना है इस बारे में? आप तो सोच में पड़ गए। नहीं, मैं सोच में इसलिए पड़ गया क्योंकि कुछ समय पहले डॉक्टर मनोरथ ने ये कहा कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ सिक्किम में स्कूल की टेक्स्ट बुक का, तो आपने ये कहा कि आपने नेपाली में लिखी और नेपाली के साथ साथ आपने विचार किया कि अंग्रेजी में भी हम इसको बनाएं ताकि बच्चे समझ सकें। तो मेरा आपसे जानना ये था कि हिंदी की क्या स्थिति है, बिकॉज जो मेरी सिक्किम की यात्राएं हुई सब लोग हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। तो हिंदी क्या स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती? एक दूसरा ये है कि स्कूलों में जो खेल की व्यवस्था है, हमने देखा कि वो चाहे बैचिंग भूटिया जी हो या दूसरे खिलाड़ी रहे हो, तो फुटबॉल को भी हम थोड़ा सिक्किम से जोड़ लेते हैं। तो और खेल और ये वहां पर, क्योंकि मैं क्रिकेट पे नहीं जा रहा कि आज क्रिकेट का मैच है वहां सिक्किम से कितने खिलाड़ी क्रिकेट के निकले वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन सिक्किम ने और किन खेलों में दक्षता हासिल की है। तीसरा प्रश्न ये है कि कंचनजंगा को आप कैसे देखते हैं? कंचनजंगा मैं जानता हूँ आपके लिए पूज्य है और सब लोग इस तरफ को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करते हैं कंचनजंगा को। बात है कि कंचनजंगा से संबंधित आप अपने सिक्किम के समाज की बताएं तो अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, आपका पहला प्रश्न था हिंदी भाषा। अच्छा, हिंदी के बारे में। जैसे हमारे लैंग्वेज फार्मूला है, L1 इज इंग्लिश, L2 इज आवर रीजनल लैंग्वेज, भूटिया, लेप्चा, नेपाली, व्हाटएवर, और थर्ड लैंग्वेज है हमारी मातृभाषा जैसे हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा को थर्ड लैंग्वेज में इसलिए रख दिया कि अंग्रेजी तो L1 होना ही चाहिए, लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 2 है जो नेपाली, भूटिया, लेप्चा जो यहाँ के मूल पढ़ते हैं वो होना चाहिए, और तीसरी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसीलिए थर्ड लैंग्वेज हिंदी को इस तरह रख दिया है। और क्लास 3 से हम लोग यहाँ पे क्लास 3 से क्लास 8 तक लोकल जैसे लैंग्वेज में जो लिखा जाता है हिंदी में, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा हम लोगों को मदद करती है इसमें बुक लिखने में। और उसके बाद हमारे सिक्किम के ही जो हिंदी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इन लोगों को लेकर के बुक बनाई है क्लास 8 तक, और क्लास 9 के बाद जो एनसीईआरटी का बुक है यही चलते हैं, और हमारी हिंदी की स्थिति ये रही है। और दूसरी चीजें आप लोगों ने बाइचिंग, भूटिया और फुटबॉल के साथ जोड़ा, तो फुटबॉल सिक्किम में ज्यादातर स्कूलों में फुटबॉल का ज्यादा महत्व है। और दूसरी चीज है, यहाँ के जितने भी हमारे खिलाड़ी निकलते हैं फुटबॉल में, और आपने तरुणदीप राय का नाम सुना होगा, ओलंपियन है, और आर्चरी में भी सिक्किम थोड़ा आगे है। गुड। और आपने क्रिकेट की बात थोड़ी बताई, क्रिकेट अभी अभी डेवलप हो रहा है सिक्किम में। हमारे बच्चे थोड़ा कलकत्ता, हैदराबाद, पटना, दिल्ली कहीं कहीं अभी खेलने जा रहे हैं। क्रिकेट की ये स्थिति है। और तीसरी पॉइंट आपने बताया कि कंचनजंगा को एक पूजनीय बताया आपने, सही है कि जब हमारे यहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, इन लोगों की जो शासन काल थी तब से ही कंचनजंगा में
किसी को पर्वतारोही को वहां पे अलाउ नहीं है। ओह, तो यहाँ पे कोई अगर पर्वतारोही आए तो इसमें चढ़ने के लिए कोई परमिशन नहीं दिया जाता है, अभी तक नहीं। क्योंकि कंचनजंगा को आपने सही बताया, हम पूजा करते हैं और हम बोलते हैं अंग्रेजी में कि गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम, वो सिक्किम के रक्षक है। तो इसीलिए कंचनजंगा पूजनीय है। और यहीं के जो बर्फ से जो जल निकलती है, यहीं से जो दो नदियां हैं जैसे टिस्टा और रंगीत, यही जल स्रोत जो है हमारे सिक्किम को सिंचाई में वही मदद करते हैं। और यही नदी जो है सिलीगुड़ी के उस पार होकर के ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। तो कंचनजंगा का यही महत्व है। और जैसे नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर में ये स्थित है, तो इसलिए हमारे यहाँ के जितने भी भोटिया, लेप्चा और नेपाली सब कंचनजंगा को एक गार्जियन डिटी के रूप में, हमारे रक्षक के रूप में माफ कीजिएगा, इसको हम लोग पूजा करते हैं। और इसी के चलते एक हमारे पर्व है पांग लाप्सोल। इसका मतलब है कि पहाड़ियों को पूजा करना, इसको इज्जत देना। तो इसीलिए हम कंचनजंगा की पूजा करते हैं। बहुत सुंदर। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार आपने बातें बताई। मैं एक दो बातें और आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा सर। मैं दूसरी बार जब 88-89 के बाद दूसरी बार जब सिक्किम आया, तो आपसे करीब 5-6 साल पहले CCRT की वर्कशॉप में आया था। इन सालों में मैंने बहुत बदलाव देखा सर। एक तो गंगटोक की स्वच्छता की बात हम कर चुके हैं, इसके अलावा एक जो सिक्किम पर्यटन के रूप में बहुत विकसित हुआ इस बीच। मैंने देखा कि बहुत सारे छोटी छोटी जगहों को, एक छोटी छोटी पहाड़ियों को बहुत खूबसूरत मंदिर वहां पर बना के, अच्छे अच्छे धाम बना के पर्यटकों को आकर्षित करने का सिक्किम ने प्रयास किया है। और दूसरा, जिस चीज को देख के मैं थोड़ा सा डर गया, दूसरी बात वो ये है कि येशुदास साहब ने एक गाना गाया है बहुत पहले, तिस्ता नदी सी तू चंचला, मैं भी हूँ बचपन से मनचला। बड़ा हिट गाना है वो। तो तिस्ता नदी जो चंचल थी, इतनी खूबसूरत बलखाती हुई मैंने देखी थी बहुत साल पहले। अब जब उधर जाते हैं हम सिलीगुड़ी से गंगटोक की तरफ, तो तिस्ता कहीं कहीं लगता है कि बिल्कुल बांध दी गई है, जगह जगह बांध बना दिए गए हैं। उसका जो प्राकृतिक फ्लो था वो खत्म हो गया। और अभी चमोली में हमारे यहाँ इस तरह की एक खतरनाक आपदा आई, तो ऐसी क्या संभावना वहाँ तिस्ता को लेके कभी लगती नहीं आप लोगों को? नहीं, अभी ऐसा है, अब तिस्ता के ऊपर ऐसे बहुत सारी NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की बात बनी है। 4-5 ऐसे पावर स्टेशन बने हैं। तो मुझे लगता है इससे पहले भी जैसे नॉर्थ सिक्किम जंगू में एक ऐसा ही हादसा हुआ था, पानी जम गया था, उसके बाद फिर पानी निकल भी गया, लेकिन वहां ऐसा कोई खतरा नहीं हुआ, कोई लोग मरे नहीं। लेकिन अभी भी लगता है कि ये तो खतरा तो बनती ही है, क्योंकि ये तो भारत सरकार की योजना थी और इतनी सारी जल विद्युत परियोजना बन गया, और सिक्किम में ही नहीं, सिक्किम से बाहर भी इनकी सप्लाई होती है। तो अब सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग, जैसे आपने बताया कि तिस्ता नदी का अभी जो स्वरूप आपने देखा था अभी वो नहीं मिलेगी। अब पानी का स्तर इतना जल घट गया कि कोई वहां जाने के लिए कोई ताकत नहीं रखता था। अब छोटे छोटे बच्चे भी उस नदी को पार करने लगे, तो देखने से तो बहुत दुख लगता है। अब इसमें बायोडाइवर्सिटी में भी प्रॉब्लम आ रहा है। जितने भी जल में जितने हमारे जानवर रहते हैं, और इन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे? एक तो हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी को देखा जाए तो परियोजना बनी है, तो अब उसको भी देखना है। लेकिन इसके चलते भी हम लोगों को अभी तक खतरा होने की संभावना तो बनती ही है। यही चर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। जोशी सर, आपका भी लंबा अनुभव रहा है सिक्किम को लेके, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? और हेमंदा आप? जोशी सर से थोड़ा सा बातचीत करवाते हैं, क्योंकि फोन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जोशी जी सर पूछें कुछ। जी स्वर्ण रावत जी कह रहे हैं कि अच्छे खिलाड़ियों के अलावा कलाकारों ने भी, सिक्किम के कलाकारों ने भी अपनी छाप छोड़ी है।
जैसे बॉलीवुड हाँ जी, में मुंबई में डैनी डेंगजोंगपा जो है बड़े हाँ जी, प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, सिक्किम से ही रहे हैं वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और भी बहुत सारे हैं। और जावेद इकबाल साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि बहुत वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन गोइंग ऑन। थैंक यू सर, जावेद इकबाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और रजनीकांत शुक्ला जी ने एक बड़ी अच्छी जानकारी भेजी है कि नाथुला भारत चीन सीमा, छंगू लेक और बाबा हरभजन का मंदिर, ये सब जगह हैं जहां पर्यटक जाना पसंद करते हैं। और खासकर हाँ जी, बाबा हरभजन का मंदिर तो हाँ जी, मिस्ट्री है अपने आप में एक, उसको लेके हाँ बहुत जी, सारी चर्चाएं होती हैं मीडिया से लेकर के हाँ तमाम जी, जगहों पर। और जो भी लोग हाँ सिक्किम जी, जाते हैं नाथुला और बाबा हरभजन का मंदिर देखने जाते हैं। ये हाँ जी, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था पर्यटन को लेके, बहुत सारा काम सिक्किम ने किया है, इसके बाद जोशी सर कुछ कह रहे हैं, उसको हम लेंगे। तो उससे कुछ वहाँ की सामाजिक परिस्थिति में भी बदलाव आया है क्या सर, पर्यटकों के बढ़ने से, या पर्यावरणीय नहीं कुछ अभी, नुकसान हुआ है? नहीं अब पर्यावरण को तो हम लोग देखते हैं कि अब सिक्किम तो लगता है सब हरा भरा है, तो इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा पहले से पोल्यूशन बढ़ गया है, एक तो आबादी बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई, कि फिजिकल डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इतना घर बन गए। तो गैंगटोक में पहले जैसे जितना जो एक ठंडक होती थी वो अभी थोड़ा कम महसूस होता है, क्योंकि अभी का आबादी तो कम से कम 1 से 1.5 लाख के करीब होंगे। जब पहले यहाँ 50-60 हजार लोग रहते थे, अभी इतना आबादी बढ़ गया और बिजनेस भी बढ़ गया, और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि हमारे इतने दर्शक आते हैं घूमने के लिए, सिक्किम को देखने के लिए आते। जैसे आपने बताया कि छांगू झील, बाबा हरभजन सिंह का मंदिर और नाथुला बॉर्डर, हमारे चाइना के बॉर्डर कैसा है, सो लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इसी के चलते हमारे जो सामाजिक जो चेतना है ये थोड़ा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे तो क्या है कि यहाँ पे तो टूरिस्ट का इलाका है। अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो बहुत सारे लोगों का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए होटल इंडस्ट्री इतना बढ़ गया है, और मोटर इंडस्ट्री, गाड़ियां इतनी बढ़ गई है कि क्योंकि टूरिस्ट को चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि होटल में जगह नहीं मिलती, और लोग जैसे जहां पे बस का डिपो होता है, कहीं दूसरा बड़ा बड़ा घर होता है, वहीं पे लोग लेट जाते हैं, सो जाते हैं अपना प्रोफाइल लेकर के। और गांव में इतने सारे होम स्टे बनी है कि लोग शहर को छोड़ करके गांव भी जा रहे हैं कि रहने की जगह नहीं है शहर में। तो इसके चलते आप लोग जान सकते हैं कि अब सामाजिक चेतना इतना क्यों बढ़ा, और जैसे पर्यटक आ रहे हैं इन्हीं की वजह से। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अतिथि देवो भव हर जगह लिखा रहता है हमारा यहाँ, तो सबको स्वागत करते हैं। आप लोगों को जानते हैं कि एक खड़ा, एक जैसे स्कार्फ करके लोग अपने गले में लगा देते हैं और स्वागत करते हैं। तो इसी के चलते हमारे सिक्किम में एक तो क्या है कि शांति है, दूसरा चीज है यहाँ के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और जो भी आते हैं इन लोगों को प्रशंसा करते हैं कि आप लोग सिक्किम में आइए, ये करिए, कि यहाँ ऐसा चीज है, यहाँ घूमने जाइए, गांव में जाइए, होम स्टे में रहिए, गांव का खाना खाइए, और यहाँ का जैविक जो उत्पाद है इसको आप लोग जान लीजिए। तो इसी के चलते आप देख लीजिए 2016 से आप सिक्किम को एक जैविक राज्य करके घोषणा कर दी गई है, बहुत बड़ी बात है। तो इसी के चलते हम लोग भी आगे काम करना जो है विभाग के तरफ से, अपने गांव वालों की तरफ से, ये सब चीजें हो रही है। तो सामाजिक चेतना तो जैसे आप लोगों ने पहले आप बताया था कि 1989-90 की बात कर रहे हैं आप लोग, तो इस चीजों में और 2020-21 की बात आप लोग देखेंगे तो इसमें पहले अगर 50% था तो अभी 99% हो गया है। तो इसी के चलते अभी सामाजिक चेतना इतना बढ़ गई है कि लोगों में ऐसा एक चेतना आ गई कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री में आगे बढ़े, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आगे बढ़े, तो लोग सीखेंगे। भारतवर्ष में अगर ये प्रचलन आ गया तो हमारा भारत दूसरा सोने का भारत बन जाएगा, ये भी हमारी एक कहना है। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। शुक्ला जी कह रहे हैं कि युमथांग जैसी जगह हैं, और मैंने भी देखा रूमटेक मोनेस्ट्री हम जाते हैं तो रूमटेक में हाँ जाके जी, जो शांति का एहसास होता है, जो खूबसूरती रूमटेक की हाँ है, जी,
वो दुनिया हाँ में जी। उसकी कोई तुलना नहीं है। जोशी सर, आप हाँ कुछ जी। कहना चाह रहे थे सर? मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं 2016 के करीब गया था हाँ जी। गैंगटॉक, 16 या 17 में, और हाँ जी। हम नाथुला बॉर्डर भी गए। हाँ नाथुला जी। बॉर्डर से कैलाश मानसरोवर का रास्ता निकला है, उसकी काफी हाँ जी। हाँ जी। चर्चा रही। प्रधानमंत्री जी ने का इनिशिएटिव था, चीन गवर्नमेंट के साथ हमारा हाँ जी। समझौता हुआ, लेकिन वो ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया जा रहा। हालांकि वहां से मुझे लगता है कि कैलाश की यात्रा जो है वो बहुत बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। जो हाँ जी। हमारे हाँ जी। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के थ्रू, धारचूला के थ्रू जाते हैं, वो थोड़ा हाँ जी। डिफिकल्ट टेरेन है, लेकिन कैलाश का हाँ जो जी। रास्ता नाथुला बॉर्डर से निकला है, उसमें क्या स्थिति हाँ है? जी। उसमें क्या अड़चने हैं, या वो पॉपुलर नहीं हो पाया है, या हो गया है? नहीं, अभी हम लोग पहले तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। ये तो एक भारत सरकार की एक योजना बनी थी, जब सिक्किम में 2006 में नथुला बॉर्डर से हम लोग इसको यात्रा को बनाएंगे। वो खुला भी, अच्छी तरह लोग जा भी रहे थे। तो जी। बीच में बहुत सारे, अब पता नहीं मुझे इतना ज्यादा, कि राजनीतिक अड़चने ज्यादा आने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, बॉर्डर में हमारे फौजी भाइयों का तुत्तु में चलने लगा। हम्म, तो उसके बाद जो है थोड़ा गड़बड़ी हो गई। हम्म, तो अभी इतना नहीं चल रहा है कि अगर ये राजनीतिक पक्ष से अगर इसको सुलझा जाए, तो आप बता रहे थे कि यहाँ से तो बहुत जाने के लिए बहुत आसान है, बहुत इसमें कोई आसान। दो राय नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन यही चीज है कि अगर राजनीतिक पक्ष से हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है और जी पिंचिंग जी है, इन लोगों के साथ अगर समझौता हो जाए और इस यात्रा को सुलभ बनाया जाए, वो राजनीतिक पक्ष से ही हल हो सकता है। लेकिन सिक्किम हम्म, तो ऐसा एक छोटा राज्य है, हम लोग इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके बारे हम्म, में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि हम्म, ये ऊपर वाली बात होती है कि वो राजनीतिक पक्ष से ही उसको सुलझा जा सकता है। तो मुझे ये सर, कहना है। ये इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अपने जो देश भर के दर्शक हैं, उत्तराखंड के लोग तो इस बात को जानते हैं, हेमंदा भी जानते होंगे। अभी हाँ जी। हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस रोड का उद्घाटन किया है, जो यहाँ से सीधे वहां तक जाएगी, कैलाश मानसरोवर तक, पिथौरागढ़ के रास्ते। तो अब यहाँ से हाँ जी। बहुत नजदीक हो गया है, और अब बिल्कुल पैदल चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जब कैलाश यात्रा होगी जब भी, तो हाँ जी। आधा हो गया है। एक हफ्ते में कैलाश यात्रा हो जाएगी यहाँ से पिथौरागढ़ के रास्ते। वाह। सीधे बस से ओ ही कैलाश तक अच्छा। जाएंगे। तो जो ट्रैक था पैदल, वो पूरा खत्म हो गया, और वो पूरा रास्ता सीधे बाय रोड मानसरोवर तक जुड़ चुका है। खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा कैलाश यात्रियों का, जो लोग ओ जाना अच्छा, चाहते हैं तो इसका कैलाश मतलब, इधर से। आप लोग बहुत लकी है। वहां से एकदम एक हफ्ते में यात्रा करके दर्शन करके आप लोग आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एक हफ्ते की यात्रा रह जाएगी यहाँ से, नहीं, दिल्ली से हाँ एक जी। हफ्ते की रह जाएगी सर। ओ अच्छा, बहुत अच्छा है तब तो। हाँ, लेकिन उसको आयोजन जो है पहले की तरह विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही होगा, जैसे पहले से होता रहा है, लॉटरी के माध्यम से, और हाँ वो जी। सब जो प्रक्रिया है उसकी। हाँ जी। और मैं हमारे हाँ शिक्षक साथी जो भी सरकारी शिक्षक इस शो को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। अगर उनको ना हो तो, वैसे होगी शायद कुछ लोगों को, लेकिन सबको नहीं होगी। अगर आप कैलाश हाँ जी। मानसरोवर यात्रा जाते हैं तो आपको अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ। भारत सरकार ने उसके लिए विशेष अवकाश स्वीकृत किए हैं। वो ओ आपको अच्छा अच्छा। जी, आपको कोई अपना आकस्मिक अवकाश या कोई इस तरह का अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कैलाश ओ मानसरोवर जाना अच्छा, चाहते हैं, तो भारत सरकार अगर की ओर से फिट है तो, विशेष, हाँ फिट है हाँ, तब अगर तो आप सर आप फिट है तो। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरी बिल्कुल। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी हो, अपना स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। जो जी सरकारी जी। नौकरी में है उन लोगों को कोई छुट्टी लेने का दरकार नहीं है। बहुत हाँ, अच्छा है, और अच्छा इनिशिएटिव है। अब तो स्वास्थ्य की भी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अब पैदल नहीं चलना है, ट्रैक नहीं है, अब सीधे बस वहीं तक जाएगी गाड़ी। तो अब तो ओ स्वास्थ्य अगर थोड़ा अच्छा। डाउन भी है तो भी चलेगा। मैंने देखा है बहुत बहुत बहुत। बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का होना, बस स्वास्थ्य हौसला, का सही होना हौसला बहुत बुलंद आवश्यक बुलंद रहना चाहिए, हौसला बुलंद रहना चाहिए बस। तो दयाल साहब, बहुत अच्छा लगा। हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, और हम हाँ जी। इससे पहले कि हमारा लगभग 1 घंटा का कार्यक्रम होता है, 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है।
और बहुत सारे हाँ जी। लोग गैंगटोक इज ब्यूटीफुल कह रही हैं फरीदा शोक मैम, गीता गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कह रही हैं कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, हेड्स ऑफ यू। और महेंद्र प्रताप जोशी जी कह रहे हैं शिक्षापद कार्यक्रम के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी विशेषज्ञ महोदय द्वारा प्राप्त हो रही है, जिनका बहुत बहुत आभार। और के एस रावत जी कह रहे हैं कि आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, आपको प्रणाम। तो बहुत बहुत अरे धन्यवाद। सबको मेरा हम प्रणाम। सारे, जी हाँ, हम सारे दर्शकों के बहुत बहुत आभारी हैं। और वो लगातार इस तरह के सकारात्मक कमेंट्स के माध्यम से हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, जिससे ये शो लगातार हम जारी रख पाते हैं। तो पेंगोंग इज ऑल्सो ए ब्यूटीफुल प्लेस, गीता गोस्वामी जी कह रही हैं। जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। तो सर जोशी सर अंतर्ध्यान हो गए हैं, प्रकट हों और आज के सवाल का जवाब दें, फिर हम कार्यक्रम को समेटने की ओर बढ़ेंगे। जोशी सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्रकट हो गए। हाँ प्रकट हो गए। जी जी, आज का सवाल जो था उसका जवाब आज जी किसी एक दर्शक ने नहीं दिया। एक सवाल कुछ अनुरोध ऐसा और था आ कि रहे हैं, 16 साल की उम्र में विदा उन्होंने घर अगर छोड़ आप दिया होंगे और तो एक आध महानगर लाइन की ओर गुनगुना कूच के किया। विदा हों, ये कह रहे हैं। अच्छा हाँ, और हेमंत अभी सुनते हैं आपको सर, पहले जोशी जी का जवाब ले ले। जी सर। जी और फिर उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, ढाबे में काम किया, होटलों में काम किया। सवाल मेरे को अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन कुछ ऐसा ही सवाल था कि हम किस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर शायद मेरे स्क्रीन में तो नहीं आए कोई, उत्तर नहीं आया लेकिन सर कोई। जिन कलाकार की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है हर्षवर्धन राणे। हर्षवर्धन राणे जी अब एक बहुत उभरते हुए एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। और उन्होंने फिल्मों में के साथ साथ वेब सीरीज में जो चीज़ें आ रही हैं उनमें काफ़ी काम किया, काफ़ी नाम लिया। इनके स्ट्रगल को देख के लोग बाग इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इनको असली ब्रेक जो पहचानने में दिया वो जॉन अब्राहिम ने दिया। जॉन अब्राहिम ने किसी को पिक एंड ड्रॉप करते थे, तो जॉन अब्राहिम ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि ये जो लड़के आए इनको रोक के रखना जब शूटिंग खत्म करके आए। और तब जॉन ने उनसे बात की, उनको इंस्पायर किया कि दैट यू शुड कम एंड स्टार्ट योर एंड ट्राई योर लक इन फिल्म्स। और वो उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो दिल्ली से फिर मुंबई पहुंचे और मुंबई से उन्होंने ये काम करना शुरू किया। बहुत यंग कलाकार हैं। और तैश इनके एक वेब सीरीज वगैरह जितनी है उसमें हर्षवर्धन राणे का काम काफी प्रशंसनीय है। तो कलाकार का नाम है हर्षवर्धन राणे। ये उत्तर जी था। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन राणे। जी जी, बड़ा रोचक सवाल था सर, और मैं भी बड़ा उत्सुक था इसको जानने के लिए, क्योंकि ये बड़ा हटके सवाल था, हटके। हाँ, लोग बाग जी हेमंत आप कुछ। शाहरुख खान को रिलेट करते हैं ना। शाहरुख खान दिल्ली से गए, मुंबई के फुटपाथ पे सोए, लेकिन हर्षवर्धन राठौड़ छोटे नगर से आए, दिल्ली में इन्होंने देखा, दुकान में रात भर भटकते रहे, फिर सड़क पे ही सो गए। फिर मजदूर से पूछा क्या मैं सो सकता हूँ तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा हाँ जी सो जाओ। और इन्होंने एसटीडी बूथ में काम किया, जो 10 रुपए रोज पे इनको एक काम मिला। फिर वहां पे एक महिला आई, उसने कहा तुम यहाँ पे 10 रुपए रोज पे क्यों काम कर रहे हो? मैं तुमको वीडियो कैसेट देती हूँ, इसको घर घर सप्लाई करो और 20 रुपए दूंगी। तुमका अरे वाह, मजा आ गया, डबल प्रमोशन हो गया। 20 रुपए काम किया। मतलब कलाकार बहुत बहुत मेहनत करके बनता है और बहुत उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी। धन्यवाद सर। हेमंत आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि पर्सनली कई फोन आ रहे हैं कि जब आप आज के विशेषज्ञ को विदा करेंगे तो 2 लाइन उनसे एक बार फिर सुनिएगा। ये फरीदा हाँ, श्रावक जी। क्या बात, क्या बात। सुपारी खाए गई सुरमाया, हे राम्रो घाम लाग्रो छो। हाँ नेपाली भी आप कुछ जानते हैं, सर नेपाल के लेकिन पड़ोस में हूँ तो कुछ तो जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अब आप लोगों ने, अब जैसे जाते जाते आप लोगों ने एक छोटे लड़के को आप लोगों ने मौका दिया, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कार्यक्रम होगा। तो मैं क्या बोलूंगा वो मुझे मालूम भी नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ ज्यादा तो है, मैक्सिमम वी आर द यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत अच्छा। लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं, अगर पता नहीं, मैंने अब पीएचडी कंप्लीट किया इलाहाबाद से, तो यही आने के बाद मैंने हिंदी को ज्यादा सीखा और हिंदी में ही इन लोगों को ज्यादा मैंने समझा। तो आप लोगों से बात करके भी मुझे अच्छा लगा। तो यही बात कल जो है हमारे डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र छेत्री जी को हम बताएंगे
क्योंकि मैंने लिंक सबको शेयर किया था। अब पता नहीं ये लोग देख रहे हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे अब हमारी भाषा तो नेपाली और हिंदी तो मिलता जुलता है, देवनागरी एक ही लिपि है, लेकिन बस मात्रा की फर्क है। लेकिन बहुत अच्छा लगा। और भट्ट जी ने, और सबसे पहले तो मुझे रजनीकांत भाई ने हमको बताया कि अरे मनोरथ भाई तुम हमारे कार्यक्रम में आ जाओ। मुझे डर भी लगता था कि फेसबुक लाइव में है, हम क्या बोल देंगे, अगर उसमें कोई कुछ कंफ्लिक्ट हो गया, मैंने इधर उधर बोल दिया तो ऐसा लगता था मुझे। लेकिन आप लोगों से, जैसे मैंने जोशी जी को देखा, क्योंकि मैं बहुत साल पहले कम से कम 8-10 साल पहले मैंने द्वारका में, मैं आप लोगों के सीसीआरटी सेंटर में मैं आया था, एक क्रिएटिव एक्टिविटीज इन क्लासरूम टीचिंग, मैंने एक ओरिएंटेशन का कोर्स किया हूँ जब ऋषि वशिष्ठ जी डिप्टी डायरेक्टर थे, तो मैं आया था। तो हिंदी का, हाँ जी, अच्छा डायरेक्टर है अभी। ओ अच्छा, नहीं वो सिक्किम में भी आए थे 2-3 बार, हम मिले हैं। लेकिन आप लोगों से जब हिंदी में हम बात करने लगेंगे कि हम सिक्किम के अभी नहीं रहे, कि हम दिल्ली में कहीं किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई दुविधा नहीं है कि हम हिंदी नहीं जानते, ऐसा बात में नहीं है। लेकिन हिंदी हम बहुत कम पढ़े हैं, क्लास 8 तक की पढ़ाई की है। बहुत सुंदर से, कोई भाषा आड़े कहीं नहीं आई, आपका बहुत अच्छा ज्ञान है और बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं आप। आपने जितने, हमने आपको गुगली फेंकी, उन सबको बहुत अच्छी तरह आपने खेला, कभी डिग किया, कभी छक्का मारा, कभी चौका लगाया, बहुत अच्छा खेला। मुझे मालूम नहीं हमने क्या बोल दिया, सब रिकॉर्ड हो गया होगा, तो फिर बाद में भी हम लोग मिलते रहेंगे। और भट्ट जी से 1-2 बार बात हुई थी फोन में, तो उन्हें मेरा बायोडाटा ले लिया था और मैंने फोटो भेज दिया था, ये टोपी वाला भी भेजा था मैंने। और सबसे पहले तो मैं रजनीकांत शुक्ला जी से, मैं एक स्काउटिंग के मदद से मैं दिल्ली में मिला था उनसे, और उसके बाद वो सिक्किम भी आए थे। तो उसके साथ साथ हमारे ब्रजपाल सिंह संत कविवर है, तो उनसे मेरा बहुत बड़ा संपर्क है। वो अभी शाहदारा में रहते हैं, थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अच्छा रिश्ता है। और जोशी जी और जितने भी लोग हमारे साथ मिले, तो मैं आप सभी को, जितने भी मेरे पास आप लोगों ने जो जानकारी लेने की कोशिश की, मैंने अपनी छोटी मन से जितने भी आप लोगों को शेयर किया आप लोगों के साथ, क्योंकि ज्यादातर मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो इसीलिए मैंने ज्यादा शिक्षा के ऊपर मैंने बात किया आप लोगों से। और आगे भी जितना मेरा अभी समय बचा है, 7-8 साल नौकरी है अभी, इसी में हम लगे रहेंगे। और सिक्किम के लिए नहीं, भारतवर्ष के लिए, जब शिक्षा के उस पर अगर एनसीईआरटी में हो, एमएचआरडी में आकर के कहां हम लोग जो सहयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए हम, अगर भगवान मेरी स्वास्थ्य अच्छा रखे, आप लोगों की दुआ हो, तो हम आकर के आप लोगों को जरूर सहयोग कर सकते हैं। आमीन आमीन सर, बिल्कुल जी। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि स्काउट कार्यक्रम में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम देते रहे होंगे आप, उनमें से कोई प्रोग्राम पेश कर दें। जैसे दिल्ली में आकर के, जैसे निजामुद्दीन में हम रहे थे, तो रजनीकांत जी भी आए थे, और दूसरा स्कूल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ के बच्चे आए थे हमारे यहाँ से। जैसे सिक्किम का जो गाना बनता है और स्काउटिंग का जो गाना बनता है, तो मैंने वहाँ एक असमीज गीत को मैंने प्रस्तुत किया था। वही मैं 2-4 लाइन आप लोगों को असमीज लैंग्वेज में ही मैं आपको गा के सुनाता हूँ। स्वागत है। गाना इस तरह है, वो एक लोक गाना की तरह है, लेकिन वो देशभक्ति गीत है। विश्व विजयी नौजवान, विश्व विजयी नौजवान, विश्व विजयी नौजवान, विश्व विजयी नौजवान, शक्तिशाली भारतर उलाई आहा हंत में विप्लवर, विश्व विजयी नौजवान, विश्व विजयी नौजवान, हमको हमारा भय न करीबी मुक्ति जोजर, होशियार होशियार,
हिला वृष्टि भूमिकंप हवा उल्कापात, हिला वृष्टि भूमिकंप हवा उल्कापात, विश्व विजयी नौजवान, विश्व विजयी नौजवान, विश्व विजयी नौजवान, विश्व विजयी नौजवान। ये असमीज गीत है और भारतवर्ष में मैंने स्काउटिंग की तरफ से और एनसीसी की तरफ से कम भारत के जितने भी राज्य हैं इन राज्यों से मैंने एक एक गाना जरूर सीखा है। बहुत अच्छा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो मित्रों, ये थे हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोरथ दयाल साहब, गैंगटॉक सिक्किम से लाइव हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम शो को समाप्त करें, मैं हमारे जो नए जुड़े दर्शक हैं और दयाल साहब को बताना चाहूँगा कि सरकारी और असरकारी शिक्षकों का पूरी दुनिया और पूरे देश में देखा जाने वाला एकमात्र शो है द टीचर शो, और आज उसका 167वां एपिसोड उसके हम अंतिम चरण में है। अब तक के 166 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। आप सब उन एपिसोड्स को देख सकते हैं और हमारा एक ही एपिसोड कई किताबों के बराबर ज्ञान को समेटे हुए है। तो पुराने एपिसोड आप देख सकते हैं विविधा पर, और आज का एपिसोड भी अब से 1 घंटे बाद उस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। और हेमंता का आभार, आदरणीय गिरीश जोशी सर का आभार, रजनीकांत शुक्ला जी का विशेष आभार, और बहुगुणा जी आज किसी खास नेटवर्क की कमी के कारण हमसे नहीं जुड़ पाए, उनका भी आभार। पर्दे के पीछे से वो हमें सहयोग करते रहे हैं, लगातार टिप्पणियां दे रहे हैं। सारे दर्शकों का सबका बहुत बहुत आभार। अगले बृहस्पतिवार को हम एक बहुत खास मेहमान के साथ मिलेंगे, जिनके साथ हम आज मिलने वाले थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो पाया तो नहीं मिल पाए। तो हम दयाल साहब के साथ आज थे। अगली बार संभवतः हम हमारे नए मेहमान जो होंगे, संगीत के आचार्य डॉक्टर रवि जोशी जी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के संगीत विभागाध्यक्ष, उनके साथ हम रूबरू होंगे अगले बृहस्पतिवार 4 मार्च को ठीक 7 बजे शाम को। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा द टीचर शो के इस एपिसोड में। द टीचर्स शो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।